चलो आज आपके पास कौन सा प्रैक्टिस सेट है? 89। ठीक है, 89 उत्तराखंड का सेक्शन। पहला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसमें सबसे कम उम्र में ताइक्वांडो की येलो बेल्ट हासिल कर विश्व रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया है? किसने किया है? थिया सिंह ने। याद है आपको? बहुत पहले दिया था, हासिल लगभग 30-40 प्रैक्टिस सेट पहले शायद ये प्रश्न दिया होगा। तो ध्यान रखना, ताइक्वांडो की येलो बेल्ट हासिल करने वाली थिया सिंह क्या बनी है? सबसे कम उम्र की बालिका बनी है ना। और इसने यह रिकॉर्ड जो है मात्र 3 साल की उम्र में ही यह रिकॉर्ड प्राप्त कर लिया। सोचो, 3 साल की उम्र में ही लोग विश्व रिकॉर्ड बना रहे है ना। और एक आप लोग हैं, है ना। अपने गांव में ही कोई रिकॉर्ड नहीं बनता है ना। क्षेत्र तो बात की बात है, राज्य तो बात की बात है, जिला बात की बात है ना। तो देखो, थिया सिंह की बात करें तो थिया सिंह कहाँ की है? तो ये देहरादून से। कहाँ से है? देहरादून से। पीली बेल्ट का मतलब क्या? ऑब्वियस सी वजह से गोल्ड बोलते हैं ना। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा क्या होता है इसमें? अवार्ड होता है, पुरस्कार होता है। तो थिया सिंह ने जो है ताइक्वांडो की येलो बेल्ट हासिल करके विश्व रिकॉर्ड बनाया। इसके अलावा अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के नए सचिव कौन बनाएगी? कौन बनाएगी है? बताओ, कौन है वर्तमान में उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की सचिव? कौन है? है कोई या कोई नहीं है? इसी की तो तैयारी कर रहे हैं आप, यूकेएसएससी की तो तैयारी कर रहे हैं। सारे पेपर कौन करवाता है? यूकेएसएससी करवाता है। यूकेएसएससी का काम ही क्या है? क्या है काम? अरे क्या काम है? है पेपर लीक करवाना? क्या बोल रहे? अच्छा, पेपर लीक करवाना। ठीक है, तो यूकेएसएससी का काम ही क्या है कि राज्य में जो ग्रुप सी की जो पोस्टें होती हैं, ग्रुप सी की पोस्टों पर विभिन्न विभागों के लिए भर्ती करवाना इसका काम है। अब देखो, या तो भाई विभाग अपने अपने स्तर पे भर्ती निकाले। अब विभाग अपना काम भी करेगा या भर्ती भी कराएगा। इसलिए सरकार के द्वारा क्या बनाया गया? एक संगठन बनाया गया या एक आयोग बनाया गया, उसका नाम है यूकेएसएससी। और इसका काम है भाई ये सभी विभागों की क्या करवाएगा? भर्ती करवाएगा, है ना। चलिए जी, अभी वर्तमान में जो इसके नए सचिव हैं उनका नाम है श्री शिव कुमार बरनवाल है। कौन है? श्री शिव कुमार बरनवाल है। वहीं अगर यूकेएसएससी की स्थापना की बात करें तो यूकेएसएससी की स्थापना कब हुई? कब हुई है? हाँ, थोड़ा जोर से बोलो। अच्छा, क्या? थोड़ा जोर से बोलो है, थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, कब हुई? पता नहीं कब हुई। 2014 में। इतनी बार बता दिया, कब हुई? 2014 में यूकेएसएससी की स्थापना होती है। वर्तमान में इसके सचिव है शिव कुमार बरनवाल। लेकिन अगर बात करें तो आयोग के अध्यक्ष कौन है? कौन है आयोग के अध्यक्ष? बताओ कौन है आयोग के अध्यक्ष? ये भी नहीं बताया, बेकार है तैयारी करना। आयोग के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में? है अभी भर्ती मामले में इतनी बार तो इनका इंटरव्यू हुआ है और सबसे ज्यादा चर्चाओं में भी रहते हैं। हाँ, कौन है? हाँ, गणेश मर्तोलिया। ठीक है, कौन है? गणेश मर्तोलिया। तो गणेश मर्तोलिया जो है वर्तमान में यूकेएसएससी के क्या है? अध्यक्ष। ठीक है, गणेश मर्तोलिया क्या है? यूकेएसएससी के अध्यक्ष हैं वर्तमान में। वैसे पूर्व क्या? रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर हैं वैसे। ठीक है, चलो जी, ध्यान रखना। इसके अलावा अगर बात करें तो जैसे देखो, यूकेएसएससी का काम है ग्रुप सी की पदों पे भर्ती कराना। ऐसे ही हमारे राज्य में एक और आयोग है जिसका काम है विभिन्न विभागों के लिए भर्ती करवाना। उसका काम है यूकेपीएससी, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई? बताओ जरा, विद डेट कब हुई? इतनी बार करा दिया। हाँ, 15 मई 2001 में हुई। कब हुई? 15 मई 2001 में यूकेपीएससी की क्या होती है? स्थापना होती है। ठीक है, और यूकेपीएससी क्या है? ध्यान रखना, एक संवैधानिक संस्था है। लेकिन यूकेएसएससी संवैधानिक संस्था नहीं है, ये तो सीधे सरकार ने बना दिया। लेकिन क्या है? यूकेपीएससी का क्या है? एक क्या है? संविधान में क्या है? जिक्र है। ठीक है, चलो जी। इसके अलावा अगर बात करें तो यूकेपीएससी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में यूकेपीएससी के अध्यक्ष कौन है?
है? कौन है? रवि दत्त गोदियाल। कौन है? रवि दत्त गोदियाल। डॉक्टर रवि दत्त गोदियाल। गोदियाल, डॉक्टर रवि दत्त गोदियाल वर्तमान में यूकेपीएससी के अध्यक्ष। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। और वैसे यूकेपीएससी के पहले अध्यक्ष कौन थे? एनपी नवानी थे। और यूकेपीएससी का काम क्या है? क्या है यूकेपीएससी का काम? पेपर करवाना। पेपर करवाना, लेकिन राज्य में जो क्या है, बड़ी जो पोस्टें हैं या जो अधिकारी लेवल की जो पोस्टें होती हैं उनकी नियुक्ति करवाना इसका काम है। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे पास उत्तराखंड पुलिस द्वारा किस अभियान के तहत लोगों द्वारा धार्मिक भावनाओं से खिलवाड़ करने के विरुद्ध एक्शन लिया गया? तो कौन सा है? ऑपरेशन काल नेमी। आपने देखा होगा कई लोग धर्म की आड़ में क्या करते हैं? पाखंड करते हैं, है ना। और इससे क्या होता है? धर्म ऑब्वियसली बात है बदनाम होता है। होता है नहीं होता है? अगर कोई धर्म के नाम पे आपसे पैसा मांगे या कुछ और काम करे, अपने आप को संत बोल रहे हैं और वहां दिन रात नशे में, तो फिर इससे क्या होगा भाई? धर्म तो बदनाम होगा ही ना फिर। ठीक है, तो ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया, यानी इस प्रकार की जो पाखंडी है इनको पकड़ना और इनको सजा देने का काम किया जा रहा है पुलिस के द्वारा। ठीक है, ऑपरेशन कालनेमी। तो इसका आंसर तो ये है। अगर आपसे पूछा जाए ऑपरेशन सद्भावना क्या है? क्या है ऑपरेशन सद्भावना? है कुछ तो है। ऑपरेशन सद्भावना जो है ये भारतीय सेना के द्वारा जो है, जो भी आपके सीमावर्ती इलाके होते हैं, जैसे उत्तराखंड में सीमावर्ती इलाके कौन कौन से? पिथौरागढ़ का सीमांतिक क्षेत्र हो जाएगा जो भूटांतिक इलाका है, वहीं चमोली का भोटिया इलाका यानी कि लास्ट, और इधर आपका उत्तरकाशी हो जाएगा। तो ये जो सीमांत इलाका है, इस सीमांत इलाके में यहाँ के लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन या एक सामुदायिक संबंध बनाने के लिए, है ना, ताकि सेना और लोगों के बीच में क्या हो? एक अच्छा संबंध हो, है ना। कई बार चीजें खराबी हो जाती है, तो एक अच्छा संबंध बनाने के लिए, इसके साथ साथ में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए तो सेना के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करें ऑपरेशन मुक्ति, तो ऑपरेशन मुक्ति क्या होती है? ऑपरेशन मुक्ति किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बताओ, ये भी याद नहीं। ऑपरेशन मुक्ति, ठीक है, किससे? भिक्षावृत्ति, है ना। तो आपने देखा होगा कि जो छोटे बच्चे होते हैं ये आपको सड़कों पे, रोड के किनारे, है ना, कहीं पे भी क्या मिल जाते हैं? भिक्षा मांगते भी आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे बच्चों का रेस्क्यू कराने के लिए पुलिस के द्वारा यह ऑपरेशन चलाया गया, ऑपरेशन मुक्ति चलाया गया, है ना। ठीक है, चलो जी। इसके अलावा अगर बात करें ऑपरेशन मर्यादा, किस लिए चलाया गया ऑपरेशन मर्यादा? बताओ भाई, ऑपरेशन मर्यादा किस लिए चलाया गया? कुछ नहीं पता है किस लिए? हाँ, मंदिरों में पुजारी को हटाने के लिए। हाँ ठीक है, देखो ध्यान रखना, ऑपरेशन मर्यादा जो चलाएगी ये धार्मिक स्थल एवं जो क्या है, पर्यटक स्थल है। पर्यटक स्थल पे जो हुड़दंगबाज होते हैं, है ना, जो वहां पे बोतलें लेके बैठ जाते हैं, है ना, हुड़दंग करते हैं, नशा करते हैं, कुछ ना कुछ, उससे क्या है, एक तो भाई हमारे राज्य का आय का प्रमुख स्रोत है पर्यटन, और अगर पर्यटन के क्षेत्र में इस तरीके की चीजें होंगी तो ऑब्वियसली बात है, दिक्कत वाली बात है। और दूसरा क्या है, धार्मिक, है ना, तो इस तरीके की चीजें नहीं होना चाहिए। तो ध्यान रखना, जो हुड़दंग मचाने वाले जो लोग हैं इनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी, किसके द्वारा? ऑपरेशन मर्यादा के द्वारा। इसके अलावा हमारे उत्तराखंड में कई सारे ऑपरेशन और भी चलाए गए, जैसे ऑपरेशन प्रहार किस लिए चलाया गया है? ऑपरेशन प्रहार, तो ऑपरेशन प्रहार चलाया गया साइबर ठग के लिए, है ना, साइबर ठगों को पकड़ने के लिए, साइबर जो अटैक होते हैं उनको कम करने के लिए ऑपरेशन प्रहार चलाया गया। इसके अलावा अगर बात करें ऑपरेशन नवजीवन, ऑपरेशन नवजीवन, ऑपरेशन नवजीवन किस लिए चलाया गया? तो ऑपरेशन नवजीवन चलाया गया है, आपने देखा होगा आजकल जो है स्कूल और कॉलेज नशे के क्या बन चुके हैं? अड्डे बन चुके हैं। तो वहां पे स्कूल और कॉलेज में छात्रों के बीच, है ना, नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए ऑपरेशन नवजीवन चलाया गया स्कूल व कॉलेजों में। ठीक है, नशे के विरुद्ध।
ठीक है, नशे के विरुद्ध चलाया गया है, ऑपरेशन नवजीवन हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो ऑपरेशन कोहिनूर, ऑपरेशन कोहिनूर, ऑपरेशन कोहिनूर किस लिए चलाया गया? तो जो मादक पदार्थ हैं, मादक पदार्थों की जो तस्करी होती है, मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए ऑपरेशन कोहिनूर चलाया गया। इसके अलावा अगर बात करें तो एक और ऑपरेशन है जिसका नाम है ऑपरेशन स्माइल। ऑपरेशन स्माइल किस लिए चलाएगी है? ऑपरेशन स्माइल, और ऑपरेशन स्माइल चलाया गया कि गुमशुदा लोगों की, है ना, तो गुमशुदा लोगों की खोज के लिए जो है ऑपरेशन स्माइल चलाया गया। ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन ग्रीन हंट, ऑपरेशन ग्रीन हंट किस लिए चलाया गया? तो ये जंगलों का जो अवैध कटान हो रहा है, जंगलों के अवैध कटान के लिए ऑपरेशन ग्रीन हंट चलाया गया। ठीक, इसके अलावा एक और ऑपरेशन लिखिए आप कि ऑपरेशन क्लीन। ऑपरेशन क्लीन किस लिए चलाया गया? ऑपरेशन जो क्लीन है, हरिद्वार और ऋषिकेश में जो गंगा घाट है, उन गंगा घाट की सफाई के लिए ऑपरेशन क्लीन चलाया गया है। तो ये कुछ ऑपरेशन याद रखना है, पेपर में आते रहते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाओ। और अगला प्रश्न हमारे पास, चार धाम राजमार्ग विकास योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने कब किया? तो बताओ भाई कब किया? 27 दिसंबर 2016 को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा क्या की जाती है? इसका शुभारंभ किया जाता है। ठीक है, चलिए जी अगले प्रश्न में आओ। नेक्स्ट प्रश्न है, पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के संबंध में संविधान में किस वर्ष प्रावधान किया गया? किस वर्ष प्रावधान किया गया है? किस वर्ष? ये तो अब ऐसा प्रश्न हो गया कि, है ना, अब तो सपने में पूछो, कहीं भी पूछो, है ना। ठीक है, तो 1993 में जो है संविधान में पंचायत एवं नगर पालिकाओं की व्यवस्था की गई। वैसे भी हमारे संविधान में व्यवस्था पहले से थी, किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 40 के तहत, कि समय पर सरकार को क्या करना चाहिए? आने वाले समय में सरकार को पंचायतों का गठन करना चाहिए। इसीलिए कौन सा अधिनियम लेके आए? कौन सा अधिनियम लेके आए हैं? 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 या 93? कब आया? 92 में, 93 में? हाँ, हो गया ना कंफ्यूजन। कब? 1992 में, है ना, ध्यान रखना। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 में यह एक्ट लाया गया, और इसी एक्ट के द्वारा पहली बार पंचायतों को क्या दिया जाता है? संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, यानी कि संविधान में ऐड कर दिया गया। फिर हमने संविधान में एक नया टॉपिक बना दिया, और उसी टॉपिक को हमने क्या नाम दिया? भाग 9, है ना, भाग 9 में पंचायत, फिर उसके बाद उसके ए बी जो भी है उसमें नगर पालिकाएं डाल दिया, सहकारी समितियां डाल दिया, ठीक है, और चीजें भी डाल दी। और कौन सा अनुच्छेद बनाया गया है? 243। और लागू कब किया गया पंचायतों को? है 24 अप्रैल 1993। इसलिए 24 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब हमारे उत्तराखंड के पंचायती एक्ट की बात करें तो हमारे उत्तराखंड में पंचायती एक्ट कब आता है? उत्तराखंड का पहला, हाँ, 4 नवंबर। ठीक है, तो यानी कि 2016 में उत्तराखंड का अपना क्या आता है? पंचायती राज नियम आता है। उससे पहले हम यूपी पंचायती राज सिस्टम के हिसाब से चल रहे थे। ठीक है, तो 2016 में ध्यान रखना उत्तराखंड का अपना पहला पंचायती राज अधिनियम आता है। क्लियर है इतनी बात? उसके अलावा ध्यान रखना इसी पंचायती राज अधिनियम में 2019 में क्या होता है? संशोधन होता है। और इसी संशोधन में क्या किया जाता है? क्या किया जाता है इसी संशोधन में? है, हाँ, जो मैं बोल रहा हूं मैं लिख भी लो, अगर नहीं पता तो, है ना, लिखना भी है साथ में। ठीक है, 2019 में इसमें क्या किया गया? संशोधन किया गया, और संशोधन में क्या लिखा गया कि भाई कम से कम पंचायत में कोई व्यक्ति अगर चाहे प्रधान के लिए उठता है चाहे सदस्य के लिए उठता है तो उसकी मिनिमम एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, कम से कम वो 10वीं पास हो। जनरल की बात, जनरल बॉयज की बात करें, बाकी कैटेगरी है चाहे वो कोई भी कैटेगरी हो, चाहे वो आपकी क्या है वुमेन्स है, इनके लिए कितना पास कर दिया गया? 8 पास कर दिया गया। ठीक है, इसके अलावा ये भी व्यवस्था की गई कि भाई 2000 के बाद जिनके शायद 2002 या 3 ऐसा कुछ था कि 2 से ज्यादा क्या नहीं होनी चाहिए? बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो फिर क्या होगा? वो भी चुनाव नहीं लड़ पाएगा। ठीक है, चलो जी, तो ये बातें आपको पंचायती राज सिस्टम में याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास,
चलो जी, अब ये भी थोड़ा सा रुक गया है, थोड़ा इसको भी क्या देते हैं, रेस्ट दे देते हैं ना। चलो चलिए जी, अगला प्रश्न हमारे पास देखो, ये प्रश्न आपका पदानुक्रम से हो जाएगा, और यहाँ पे जो पदानुक्रम है वो हमसे पूछा गया है पुलिस प्रशासन से, ठीक है। चलिए सबसे पहले देखिए, सही क्रम बताना है हमें। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला ऑप्शन है अपर पुलिस अधीक्षक। अपर पुलिस अधीक्षक को ही क्या बोलते हैं, एडिशनल एसपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एडिशनल एसपी। उसके बाद लिखा है पुलिस उप महानिरीक्षक, इसका मतलब होता है डीआईजी, है ना, ठीक है। हाँ, डीआईजी हो गया। डीआईजी के बाद आपका है पुलिस उपाधीक्षक यानी कि डीएसपी, ठीक है। और उसके बाद है पुलिस अधीक्षक यानी कि एसपी। भाई ये तो कुछ मैच ही नहीं कर रहा ना, ठीक है। हाँ, हमेशा ध्यान रखना, देखो जो पदक्रम होगा, पदक्रम, अब मैं आपको बिल्कुल जीरो से बता रहा हूं पदक्रम, ठीक है। बिल्कुल हम कांस्टेबल से ही शुरू कर लेते हैं ना, हमें नहीं पता कहां से पूछेगा वो। अब देखो सबसे पहले नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते हैं। सबसे छोटी पोस्ट क्या होती है पुलिस प्रशासन में, सबसे छोटी पोस्ट है कौन सी होती है, कौन सी होती है सवाल। हाँ तो इतना डाउट में क्यों है, हाँ ठीक है, कांस्टेबल। सबसे छोटी पोस्ट होती है कांस्टेबल की। कांस्टेबल जब प्रमोट होगा तो क्या बनेगा, हेड कांस्टेबल बनेगा। क्या बनेगा, हेड कांस्टेबल बनेगा, ठीक है, हेड कांस्टेबल बनेगा, ठीक है। हेड कांस्टेबल जब प्रमोट होगा तो क्या बनेगा, क्या बनेगा वो, बताओ रे। हेड कांस्टेबल जब प्रमोट होगा तो क्या बनेगा वो, है सीधे डीजी बना लो ना, हाँ डीजीपी बना लो। उसके बाद बनता है वो असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, तो मैंने शॉर्ट में एएसआई लिख दिया, ठीक है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो जाएगा। जब असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर भी प्रमोट होगा तो क्या बनता है, तब बनता है एसआई। क्या बनता है, एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर, जिसको उप निरीक्षक भी कहते हैं। अब देखो उप निरीक्षक प्रमोट भी बन सकता है और डायरेक्ट एंट्री भी होती है ना। यूकेएसएससी, अच्छा अब तो यूकेपीएससी कराता है, यूकेपीएससी एग्जाम करवाता है एसआई का। एसआई जब प्रमोट होता है तो क्या बनता है, वो बनता है इंस्पेक्टर। क्या बनता है, इंस्पेक्टर बनता है। और इंस्पेक्टर की डायरेक्ट रिक्रूटमेंट नहीं होती, हमेशा ध्यान रखना भाई, ठीक है। इंस्पेक्टर हमेशा वही बनेगा जो पहले एसआई बना हो। और इंस्पेक्टर इसलिए थोड़ा बहुत क्या चाहिए भाई, अनुभवी आदमी चाहिए होता है ना, ऐसे नहीं कि डायरेक्ट वाले में बना दिया, क्योंकि एक थाने की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। जो एक एसआई होता है, एसआई एक चौकी का प्रभारी होता है, चौकी मतलब छोटी छोटी बनी रहती है ना, और एक थाना, काफी बड़े एरिया में एक थाना होता है ना। थाने का जो इंचार्ज होता है, ये भी ध्यान रखना साथ में, ठीक है। कई बार जो है रेंज सर्कल इस टाइप में भी पूछ लेता है। तो जैसे जो एसआई होता है वो चौकी प्रभारी होता है, जो छोटी छोटी चौकियां बनी होती है। इंस्पेक्टर जो होता है ये एक थाने का क्या होता है, लीडर होता है। एक थाने को लीड कौन करता है, या थाने का इंचार्ज कौन होता है, इंस्पेक्टर होता है। इंस्पेक्टर के बाद अगला जो पद आता है, जब इंस्पेक्टर प्रमोट होगा तो क्या बनेगा, है हाँ, सब इंस्पेक्टर बनेगा। वाह, ये वाली सब इंस्पेक्टर बनेगा। उसके बाद है, आप बोलो तो कांस्टेबल बना दे उसे, है हाँ। उसके बाद क्या बनता है, क्या बनेगा उसके बाद बनेगा डीएसपी। क्या बनेगा, डीएसपी बनता है, ठीक है। और यहाँ पे भी डीएसपी में भी आपको पता है, यहाँ या तो डायरेक्ट एंट्री भी होती है, किसके माध्यम से, पीसीएस एग्जाम के माध्यम से, या यही लोग आगे बढ़ के क्या बन जाएंगे, डीएसपी बन जाएंगे, ठीक है। डीएसपी क्या होता है, डेप्यूटी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, या इसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, पुलिस उपाधीक्षक बोलते हैं। जब डीएसपी प्रमोट होगा तो डीएसपी क्या बनता है, तब एसपी बनता है। एसपी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस हो जाएगा। और जनरली एक शहर और एक जिले का जो कप्तान होता है ना, वो एसपी ही होता है। अगर जिला छोटा है ना, जिला क्या अगर छोटा है तो उस जिले की पुलिस व्यवस्था का पूरा जो जिम्मा होगा वो एसपी के पास होगा। जैसे छोटे छोटे जनपद होते हैं हमारे, जैसे चंपावत है, रुद्रप्रयाग है ना, जैसे जनपद है, तो वहां पे आपको सबसे बड़ा पुलिस का अधिकारी कौन सा मिलेगा, एसपी मिल जाएगा, ठीक। जब एसपी प्रमोट होगा, नहीं एसपी से पहले एक और पद लिख देना, डीएसपी के बाद बनता है एएसपी। क्या बनता है,
एएसपी यानी असिस्टेंट सुप्रीडेंट या एडिशनल सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। फिर उसके बाद क्या बनेगा, एसपी बनेगा। फिर क्या बनेगा, हाँ एसपी बन जाएगा। ठीक, एसपी जब प्रमोट होता है तो एसपी के बाद क्या बनता है, एसपी क्या बनता है उसके बाद है, क्या बनता है, कुछ ही नहीं बनता। फिर क्या बनता है, क्या बनता है? इसके बाद बनता है एसएसपी, हाँ सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस, सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। ठीक है, सीनियर सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस। ठीक, जब एसएसपी भी प्रमोट होगा तो तब क्या बनेगा ये, तब क्या बनेगा, तो तब बनेगा डीआईजी। क्या बनेगा, तब बनेगा डीआईजी, है ना, तब क्या बनेगा, डीआईजी बनेगा, यानी कि पुलिस उप महानिरीक्षक। ठीक है, हाँ ध्यान रखना। ठीक, उसके बाद जब डीआईजी प्रमोट होता है तो ध्यान रखना उसके बाद बनता है क्या, डीजीपी बनता है। लेकिन ध्यान रखना कई बार डीजीपी को हेल्प करने के लिए डीआईजी से भी एक बड़ी पोस्ट होती है, उसको बोलते हैं एडीजीपी। क्या बोलते हैं, एडीजीपी, यानी एडिशनल एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। ठीक है, और उसके अलावा उसके इससे भी बड़ी पोस्ट होती है आपकी क्या, सबसे लास्ट पोस्ट होती है आपकी कौन सी, डीजीपी। तो पुलिस विभाग की सबसे बड़ा पद कौन सा होता है, डीजीपी। जैसे आपने कई बार मूवियों में भी सुना होगा डीजीपी साहब, है ना, तो पुलिस का क्या रहता है, सबसे बड़ा पद होता है, डीजीपी हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है, तो ये ध्यान रखना भाई कि ये पुलिस प्रशासन है, पुलिस प्रशासन की छोटे से लेकर बड़े तक। आपको इस बीच में वो कहीं भी घुमा सकता है ना, छोटे पद पे घुमा सकता है, बीच वाले में घुमा सकता है, इधर घुमा सकता है। इतना लंबा तो कभी नहीं देगा, कभी हो सकता है ये 4 ही दे दे, कभी ये 4 ही दे दे, कभी ये 4 ही दे दे। तो इसलिए आपको नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, और जनरली इंग्लिश में ही ध्यान रखा करो क्योंकि हिंदी में कंफ्यूजन हो जाता है ना। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पे आज, अब बताओ इसके हिसाब से बताओ कौन सही हुआ है। देखो, डिप्टी डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, यानी कि ये हो जाएगा आपका डीआईजी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है, डेप्यूटी सुप्रीडेंट ऑफ पुलिस यानी डीएसपी। ठीक, उसके बाद एएसपी। ये कहां बी सही कहां हुआ, डी बोला आपने, डी, अच्छा ये वाला नहीं वाला सही है ना। तो देखो इधर देखते हैं, सबसे पहले लास्ट में ये हो गया आपका डीआईजी। डीआईजी से नीचे कौन सा आ गया, एसपी आ गया। एसपी से नीचे कौन आ गया, एएसपी, एएसपी आ गया। और एएसपी से नीचे कौन सा आ गया, डीएसपी आ गया। देखो ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, सही हो जाएगा, ये क्रम आपका सही है। अब देखो बीच में उसने कुछ पोस्टें गायब कर दी है ना। चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाते हैं, और अगला प्रश्न है हमारे पास, दूर का आकाश बांसुरी बजती रही काला मुंह। ठीक है, ये अलग रचना है। ठीक है, काला मुंह हो जाएगा। ये किसकी रचनाएं हैं, तो ये सब हैं गोविंद चातक की रचनाएं हैं। किसकी रचनाएं हैं, गोविंद चातक की क्या है, रचनाएं हैं। इसके अलावा गोविंद चातक के बारे में आप क्या क्या याद रखोगे, तो इनकी कुछ और रचनाएं भी हैं, जैसे जंगली फूल है, केकड़े है। ठीक है, जंगली फूल, जंगली फूल है। उसके अलावा क्या है, केकड़े है। ये इनकी क्या है, कुछ प्रमुख रचनाएं हो जाएंगी, किसकी, गोविंद चातक की। इसके अलावा इन्होंने जो है 2 पत्रिकाओं का भी संपादन किया, जिसका नाम है रैबार व अंगारा। ठीक है, रैबार व अंगारा। ठीक है, अंगारा पत्रिकाओं का भी क्या किया इन्होंने, संपादन किया। ठीक है, रैबार व अंगारा पत्रिकाओं का भी क्या किया इन्होंने, संपादन किया है। ठीक, चले जी, बाकी गोविंद चातक थे कहां से, ये टेरी गढ़वाल से थे। ठीक, बाकी मनोहर श्याम जोशी के बारे में कई बार चर्चा कर चुके हैं। मनोहर श्याम जोशी की प्रमुख रचनाएं बताओ, क्या आप और कश्यप, ये कुमाऊनी रचनाएं हैं। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, काका कहीन भैया कुछ ऐसे भी है, हमराही, बुनियाद, ये इनके क्या है, धारावाही लिखे हैं आपने, नाटक लिखे हैं। ठीक है, इसके अलावा और सिल्वर वेंडिंग, ये भी इनकी रचना है। और इस सिल्वर वेंडिंग का जो प्रमुख पात्र था कौन था, यशोधर बाबू, कभी कभी ऐसे ही पूछ लेता है। ठीक, तो ये मनोहर श्याम जोशी की बात हो गई है ना। बाकी चंद्र कुंवर वर्त्याल का काफल पाकू जो गीत है उसके रचयिता है। प्रसिद्ध चित्रकार मोलाराम तोमर की चित्रों पर आधारित प्रसिद्ध पुस्तक गढ़वाल पेंटिंग के लेखक कौन थे, तो कौन है, तो भाई ये तो है बैरिस्टर मुकुंदीलाल। कौन हो जाएंगे,
बैरिस्टर मुकुंदीलाल। बैरिस्टर मुकुंदीलाल की किताबें बताओ कौन कौन है? गढ़वाल पेंटिंग, ठीक है। उसके बाद सम नोट्स ऑन मोलाराम, ऑन मोलाराम हो जाएगा, और गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग, ठीक है, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग हो जाएगा। ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं। वहीं गढ़वाल पेंटिंग की बात करें, कब इनकी प्रकाशित हुई? 1969 में क्या हुई थी? प्रकाशित हुई थी। बाकी हरगोविंद पंत की बात करें तो भाई हरगोविंद पंत भी बड़े इंपॉर्टेंट आदमी। कहां से थे हरगोविंद पंत? हैं? हाँ, चितई अल्मोड़ा से ये बिलोंग करते थे। जन्म कब हुआ इनका? हाँ, 1885 में इनका क्या होता है? जन्म होता है। हरगोविंद पंत की बात करें तो भाई आपका जो हैप्पी क्लब था, हैप्पी क्लब को बनाने में इनकी भी भूमिका थी। एक ये हो गया और दूसरे कौन हो गए? गोविंद बल्लभ पंत हो गए। फिर उसके बाद कुमाऊं परिषद के संस्थापक सदस्यों में एक थे। उसके अलावा 1928 ईस्वी में क्या बताया था? 1928 ईस्वी में है, हाँ, जो हल चलाने की प्रथा थी, कुलीन ब्राह्मणों के द्वारा हल न चलाने की प्रथा को इन्होंने तोड़ा था। ठीक है, चलो ये बात भी ध्यान रखोगे। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के पहले सर्वेयर नैनसिंह रावत जी ने नेपाल सीमा से ल्हासा तक सर्वेक्षण किस वर्ष किया था? तो किस वर्ष किया था? तो ये किया था 1866 ईस्वी में किया था, है ना। तो ये नेपाल के काठमांडू से होते हुए कहां पहुंचे थे? ल्हासा पहुंचे थे, और 1866 में इन्होंने इसका क्या किया था? सर्वेक्षण किया था। बाकी नैनसिंह रावत की बात करें तो जो नैनसिंह रावत है, इनका जन्म 1830 ईस्वी में, कब? 1830 ईस्वी में इनका जन्म पिथौरागढ़ के कहां पे हुआ था? मुनस्यारी में हुआ था। ठीक है, इसीलिए नैनसिंह रावत से संबंधित मैक्सिमम चीजें आपको कहां पे मिलती है? पिथौरागढ़ में मिलती है। इनको मौलिक पंडित के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें मौलिक पंडित के नाम से भी जाना जाता है। इन्हें मौलिक पंडित के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलो जी। इसके अलावा देखो इनकी कुछ रचनाएं भी है, कुछ किताबें, जैसे किताब है इनकी अक्षांश दर्पण। अक्षांश दर्पण नामक इन्होंने किताब लिखी। ठीक है, उसके अलावा एक और किताब लिखी, इतिहास रावत कौम है। इतिहास रावत कौम है। इतिहास क्या है? रावत कौम है। ऐसी करके इन्होंने एक रचना लिखी है, इतिहास रावत कौम। तो यह नैनसिंह रावत जी हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आ जाओ। देखो, मेजर जनरल भुवनचंद्र खंडूड़ी के संदर्भ में क्या सत्य? 1991 में गढ़वाल सीट से लोकसभा सदस्य चुने गए, है ना। तो ये बात बिल्कुल सही है भाई। 1991 में ये गढ़वाल लोकसभा सीट से क्या बनते हैं? सांसद बनते हैं। इनका जन्म 1 अक्टूबर 1933 को देहरादून में हुआ। क्या बात सही है? नहीं है सही? पता नहीं। हाँ, बिल्कुल सही है ये बात भी। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। 1992 में इन्हें अति विशिष्ट सेवा मेडल दिया गया। तो ये बात बिल्कुल गलत है ना। 1992 तब तो ये रिटायर ही आ चुके थे ना। जब 91 में जब पहली बार ये सांसद बन गए, तो 1992 में कहा इनको अति विशिष्ट सेवा मेडल मिलेगा? वो तो तभी मिलेगा ना जब ये आर्मी में रहे होंगे, है ना। उसी टाइम पे मिलना चाहिए। यानी कि सी वाला लॉजिकली वैसे भी क्या हो गया? गलत आंसर हो गया, है ना। तो एक सही है, बी सही है ना। उसके बाद डी की बात करें तो भाई डी, तो डी तो सही हो जाएगा। मार्च 2007 में ये उत्तराखंड के दूसरे निर्वाचित मुख्यमंत्री बनते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो डी भी आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। उसके अलावा ध्यान रखना, 2009 में मुख्यमंत्री पद से हट गए थे, लेकिन फिर से 2011 में क्या बने? उत्तराखंड के फिर से क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री बनते हैं। तो 2011 में दोबारा बने थे मुख्यमंत्री। ठीक है, चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाओ। मुक्केबाज खिलाड़ी हरिसिंह थापा का संबंध बताओ किससे है? कहां से है? मुक्केबाज खिलाड़ी हरिसिंह थापा कई बार आ चुका है अभी तक प्रैक्टिस सेट में, है। कहां से है? पिथौरागढ़ से, है ना। मुक्केबाज खिलाड़ी हरिसिंह थापा का जो संबंध है ये मुक्केबाजी से है। और इसके अलावा इनके बारे में एक बात और याद रखना, इनको भारतीय बॉक्सिंग का पितामह कहते हैं। क्या बोलते हैं? भारतीय बॉक्सिंग का, भारतीय बॉक्सिंग का पितामह कहते हैं। भारतीय बॉक्सिंग का क्या कहा जाता है? इनको पितामह कहा जाता है। इसके अलावा इनके बारे में और क्या याद रखोगे कि एशियाई खेलों में, एशियाई खेलों में, एशियाई खेलों में
एशियाई खेलों में रजत, ठीक है, रजत जीतने वाले प्रथम खिलाड़ी हो जाएंगे। एशियाई खेलों में रजत जीतने वाली क्या है, प्रथम खिलाड़ी। इसके अलावा 2013 में ध्यान रखना, उत्तराखंड सरकार के द्वारा इन्हें जो है उत्तराखंड, ठीक है, उत्तराखंड देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया। ठीक है, उत्तराखंड देवभूमि द्रोणाचार्य पुरस्कार इनको दिया जाता है। ठीक, चलो जी अगले प्रश्न में आओ। उत्तराखंड के प्रमुख हॉकी खिलाड़ी तथा उनसे संबंधित जिलों के संदर्भ में कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है? आर.एस. रावत, ठीक है, क्या आर.एस. रावत चमोली से है? तो आर.एस. रावत चमोली से नहीं है, ये कहां से है? ये है नैनीताल से, तो पहला ही गलत हो गया, तो यही वाला आंसर हो गया। बाकी भोपाल सिंह नेगी अल्मोड़ा से है, हरदयाल सिंह देहरादून से है, सैयद अली आपके कहां से हो जाएंगे? नैनीताल से हो जाएंगे। ये सभी खिलाड़ी आपकी हॉकी से संबंधित है। अगला प्रश्न, वर्ष 2025 के लिए हिमालय गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया। क्या प्रोफेसर राजेंद्र सिंह नेगी को किया गया? बिल्कुल किया गया। प्रोफेसर अजीत कुमार नेगी, बिल्कुल ठीक बात है। प्रोफेसर डी.के. राणा, ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, सभी के सभी आपके ठीक हो जाएंगे। पहले दो की बात करें तो इनको किस चीज के लिए मिला था? हाँ, ये बताया अभी मैंने 2-4 दिन पहले, है ग्रामीण प्रौद्योगिकी के लिए, है ना, उसमें विकास करने के लिए। और डी.के. राणा को क्यों दिया गया, ये ऑनलाइन वाले कमेंट करेंगे। ठीक है, इनको जो है हिमालय गौरव सम्मान क्यों दिया गया था? राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ है? ये रुड़की में है। ठीक है, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान कहाँ पे है? रुड़की में। जनरली ध्यान रखना, जल से संबंधित अगर कोई संस्थान, संग्रहालय कुछ भी आता है ना, ठीक है, तो आप रुड़की को, या किससे संबंधित, सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित अगर कोई भी चीज आती है तो वो आपको जनरली रुड़की में ही मिलेगी। ठीक है, कौन कौन सा? नहीं, जल से नहीं बोला मैंने, सिविल इंजीनियरिंग बोला मैंने। हाँ, नहीं, जल से तो और जगह मिल जाएंगे। सिविल इंजीनियरिंग से मैक्सिमम समझ, जैसे आपका बिल्डिंग से संबंधित हो गया, है ना, सिविल इंजीनियरिंग से मैक्सिमम आपको कहाँ पे मिल जाएंगे? रुड़की में मिल जाएंगे, जो भी इंस्टीट्यूट है या संस्थान है। ठीक है, अगला प्रश्न, हेमकुंड साहिब के समीप कौन सी झील है या किस नदी का उद्गम होता है? पहले बात, झील कौन सी है? हेमकुंड झील ही है। यहां से कौन सी नदी निकलती है? हेमगंगा निकलती है। ठीक है, बताओ पिंडर कहां से निकलती है? कहां से निकल ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर। ठीक है, पिंडारी ग्लेशियर से निकलते हैं। ठीक, पिथौरागढ़ में एक पर्वत है, कौन सा पर्वत है? हाँ, कहाँ पिथौरागढ़ रह गया, कहाँ बागेश्वर का बीच वाला इलाका रह गया, ये पिंडारी वाला। नंदाकिनी है, नंदाकिनी निकलती है, नंदा घुघुटी से निकलती है ना, चमोली हो जाएगा। आटागाड़ कहाँ से निकलती है? दूधातोली से निकलती है ना। चलो, दूधातोली से 5 नदियां कौन सी निकलती है? हाँ, पश्चिमी नयार, पूर्वी नयार, हाँ वुनो, हाँ और रामगंगा, और पश्चिमी और पूर्वी नयार हो जाएगा। ठीक है, 5 नदियां निकलती। अगला प्रश्न, निम्न में से किसे भ्रमण प्रिय देवता के नाम से जाना जाता है? तो कौन में भ्रमण प्रिय देवता है ना, नहीं भी आता तो भी कर सकते हैं ना, चालदा जो चलते रहते हैं, है ना, तो चालदा महासु जो है ये भ्रमण प्रिय देवता हैं। ये हमेशा क्या होते हैं? घूमते रहते हैं, कभी किसी गांव में, कभी कहीं जाएंगे, कभी कहीं। ठीक है, तो ध्यान रखना है। इसके अलावा देखो, बाकी आपको पता है जौनसारियों का जो प्रमुख देवालय है या प्रमुख जो मंदिर है वो कौन सा मंदिर है? हनोल मंदिर है। कौन सा मंदिर है? हनोल मंदिर हो जाएगा। ठीक है, और इस हनोल मंदिर की हमने बात भी करी थी कि हनोल मंदिर जो है किस शैली में बना हुआ है? किस शैली में बना है? हाँ, होर्ण नहीं, मुख्य होर्ण नहीं बोलेंगे उसको, हाँ होर्ण का प्रभाव है, लेकिन मुख्य रूप से कौन सा है? कोटी बनाल है। ठीक है, कोटी बनाल, ठीक है, और साथ में आपका क्या हो जाएगा? होर्ण शैली का प्रभाव दिखता है। ठीक है, होर्ण शैली, कोटी बनाल और होर्ण शैली हो जाएगा, ये आपको ध्यान में रखना है। कोटी बनाल बेसिकली कैसी शैली है? मंदिर या भवन बनाने की लकड़ी से बनाई जाती है, जो कैसी शैली है? भूकंप रोधी शैली। ठीक है, चलो जी, अगर आपसे पूछा जाए कि हनोल मंदिर, देखो
हम अगर बात करें महासू देवता की, तो महासू देवता कोई एक देवता नहीं है, कितने देवता है? 4 देवता है ना। और ये 4 देवताओं के नाम यहाँ पे लिखे हैं भाई। हनोल जो मुख्य मंदिर है, अब इन 4 देवताओं में से बताओ, ये 4 भाइयों में से बताओ किस वाले भाई की या किस वाले देवता का मंदिर है हनोल? किसका है? हाँ, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है, हनोल, है ना। किस महासू का मंदिर है हनोल? तो भाई ये है बौठा का। ठीक है, तो हनोल किसका है? बौठा का है। ठीक, अब ध्यान रखना इनको कुछ उपनाम से भी जाना जाता है, जैसे बौठा को कैलोवीर कहते हैं। क्या बोलते हैं? कैलोवीर कहा जाता है, कैलोवीर कहा जाता है। और हनोल का जो मंदिर है, यानी कि जो हनोल नामक स्थान है, यहाँ पे बौठा महासू का ही क्या है, ये मंदिर है। वहीं बासिक महासू की बात करें तो बासिक महासू को बोलते हैं कफलावीर। क्या बोलते हैं? कफलावीर। इनको कहा जाता है कफलावीर कहा जाता है, इनको कफलावीर कहा जाता है। और इनका जो मुख्य मंदिर है, ये आपको महेंद्र नामक स्थान पे मिल जाएगा। कहां पे मिल जाएगा? महेंद्र नामक स्थान पे मिल जाएगा। वहीं अगर पवासिक की बात करें, तो पवासिक का जो मंदिर है, ये आपको जौनसार के थड़ियार नामक स्थान पे इनका मंदिर मिल जाएगा। ठीक है, वहीं बाकी देखो चालदा की बात करें तो चालदा का ऐसे पर्टिकुलर है नहीं, क्योंकि वो तो चलते रहते हैं, लेकिन इनको एक उपनाम से जाना जाता है, उसको क्या बोलते हैं? सेकोडिया वीर। क्या बोलते हैं? सेकोडिया वीर कहा जाता है, सेकोडिया वीर कहा जाता है ना। तो भाई ये वाली बात भूलना मत, हाँ, कि हनोल वाली। अब ये तो सभी को पता रहता है कि हनोल जो है मंदिर है जौनसारियों का, पर लेकिन किस वाले देवता का मंदिर है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए जी, अगले प्रश्न लिख दिया आपने? अगले प्रश्न पे आ जाओ, और अगला प्रश्न है उत्तराखंड के प्रमुख आभूषण के संदर्भ में क्या सही नहीं है? तो सबसे पहले देखो तगड़ी, यह कमर में पहने जाने वाले आभूषण है, क्या सही है? बिल्कुल सही बात है भाई। धागुला, चांदी से निर्मित यह आभूषण हाथ में पहना जाता है, जनरली बच्चों को पहनाया जाता है। शीश फूल, शीश है ना, सिर, माथे में पहनाए जाने वाला आभूषण, सौभाग्य प्रतीक, बिल्कुल ठीक है। हसुला, यह विवाहित स्त्रियां कमर में पहनती है, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा ना, है ना। हाँ, फिर हंसुला तो बहुत बड़ा बनाना पड़ेगा ना। ठीक है, हाँ, ठीक। तो हंसुला जो है जनरली आजकल क्या होता है, हाँ, बच्चों के द्वारा या बच्चों को पहनाया जाता है। ठीक है, चलो, तो डी वाला आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है द एडगुरु ऑफ इंडिया के रूप में किन्हें जाना जाता है? बताओ। अभी कुछ दिन पहले बताया था, किसे? प्रसून जोशी को। ठीक है, प्रसून जोशी को एड गुरु के नाम से जाना जाता है, विज्ञापन गुरु के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी देखो प्रसून जोशी जो है सिनेमा जगत से जुड़े हुए एक बहुत बड़ी हस्ती है, और इनको पद्मश्री अवार्ड कब दिया गया था, याद है कुछ? अभी 2-3 दिन पहले बताया था। हाँ, पद्मश्री 2015 में, 2015 में इनको क्या दिया गया था? पद्मश्री अवार्ड दिया गया था। ठीक है, और ये क्या है? भारतीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के क्या रहे? अध्यक्ष। ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, पटौगढ़िया पर्यटन विकास मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? पटौगढ़िया पर्यटन विकास मेला कहाँ पे होता है? हाँ, बताओ। रुद्रप्रयाग में होता है। कहाँ पे होता है? रुद्रप्रयाग में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप। और कोई मेला जो रुद्रप्रयाग में होता है? जाख मेला। ठीक है, ध्यान रखना, रुद्रप्रयाग में एक मेला और है, जाख मेला। और कोई मेला है? और कोई मेला? कार्तिक स्वामीनाथ मेला, कार्तिक स्वामीनाथ मेला। ठीक है, और कोई मेला? ठीक है, मंदाकिनी शरदोत्सव मेला, है ना, मंदाकिनी शरदोत्सव, जो सर्दियों में होता है, शरदोत्सव मेला। ठीक है, तो ध्यान रखने कुछ मेले जो है ये रुद्रप्रयाग के इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वही बिखौती मेला भी होता है, पर चलो बिखौती तो लगभग हर जगह ही होता है। तो ध्यान रखना, जाख मेला, कार्तिक स्वामीनाथ मेला, मंदाकिनी शरदोत्सव मेला और पटौगढ़िया पर्यटन विकास मेले का आयोजन कहाँ पे किया जाता है? रुद्रप्रयाग जनपद में किया जाता है। अगला प्रश्न आ जाओ, उत्तराखंड के फूलदेई त्योहार के संदर्भ में क्या सही नहीं है? देखो पहला है यह 7 दिन, 15 दिन व महीने भर मनाया जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें।
यह चैत मास के प्रथम दिन मनाया जाता है ना। नए साल आने की खुशी में ही इस त्योहार की क्या होती है, शुरुआत होती है। चलो जी ये भी ठीक है। यह त्योहार जनवरी माह में मनाया जाता है। ये बात तो बिल्कुल ही गलत होगी ना, बिल्कुल ही गलत होगी है, तो भाई उसके हिसाब से तो बिल्कुल यही ठीक हो गया आंसर। लेकिन चौथी लाइन है, मान्यता के अनुसार पार्वती के तप के बाद चैत के प्रथम दिन ही शिव ने पार्वती को अपनाया था। ये बात भी ठीक ही है। और मान लो अगर हमें नहीं पता कि ये बात भी ठीक है, ये वाली बात भी ठीक है, पर मोस्ट सुटेबल आंसर आपको सी लग रहा ना, ये तो बिल्कुल गलत ही लग रहा ना, ये तो हमें पता ही नहीं ना ये है या नहीं है। अब अगर प्रश्न इतना ही है तो भाई तो ये आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। बाकी ये बात भी बिल्कुल ठीक है, ए बी और डी सही है और सी वाला आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है चलो जी। बाकी आप मुझे बताओ कि इसको किस त्योहार के नाम से जाना जाता है? फूलदेई, फूलदेई या फूल संक्रांत, फूलदेई या फूल संक्रांत मनाया जाता है। क्या कह रहे हैं, 5 दिन है? है? अगला प्रश्न। अच्छा वैसे संक्रांत से बात आ रही है तो संक्रांत में मैंने आपको कई सारे त्योहार बताए थे ना। ठीक है, चैत की जो संक्रांत होती है, चैत की संक्रांत में तो क्या होता है, यही फूल संक्रांत होता है। चैत के बाद क्या आता है? चैत के बाद हाँ बैसाखी आता है, ठीक बोली। चैत के बाद क्या आता है, बैसाख आता है। बैसाख संक्रांति को, बैसाख संक्रांति को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो बैसाख संक्रांति को हमारे राज्य में बिखौती, बिखौती त्योहार या बिखौती मनाया जाता है, मनाया जाता है ना बैसाखी, बिखौती नहीं सुना है? हाँ। बैसाख के बाद क्या आता है, ज्येष्ठ, ज्येष्ठ संक्रांति को हमारे राज्य में जो त्योहार मनाया जाता है, इस त्योहार को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं ज्येष्ठ संक्रांति में? हाँ बोलो बोलो, उधर ही होता है। कौन सा? घोलडिया। कौन सा संक्रांति? घोलडिया संक्रांति मनाई जाती है। उसके बाद बाकी मैंने बीच में बोला था कि और नहीं होते हैं, फिर सीधे आ जाओ सावन के महीने। ठीक है, सावन संक्रांति को, सावन संक्रांति को कौन सा मनाया जाता है? हरेला पर्व मनाया जाता है, हरेला पर्व मनाया जाता है। सावन के बाद क्या आता है? भाद्रपद आता है। भाद्रपद संक्रांति को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हाँ घी त्योहार मनाया जाता है, या इसी को क्या बोलते हैं, ओलगिया भी कहा जाता है, ओलगिया भी कहा जाता है। भाद्रपद के बाद क्या आ जाता है? अश्विन आ जाता है। तो अश्विन संक्रांति को कौन सा त्योहार मनाया जाता है? हाँ गय त्योहार मनाया जाता है, गय त्योहार, या इसी को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, खतड़वा उत्सव, क्या बोलते हैं, खतड़वा उत्सव कहा जाता है। ठीक है, बाकी फिर बीच में नहीं होंगे, सीधे आ जाएंगे माघ संक्रांति, और माघ संक्रांति को क्या मनाते हैं हम? मकर संक्रांति, मकरैण, उत्तरायण बोलो चाहे इसको, है ना। इसी को घुघुतियार बोला जाता है। कुमाऊं में क्या बोलते हैं? घुघुतियार या काले कौवे का त्योहार, काले कौवे का त्योहार। और वहीं गढ़वाल में क्या बोलते हैं? खिचड़ी संक्रांति बोलते हैं। ठीक, इतनी बात आप साथ में याद रखोगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। काली नदी लंपियाधुरा से निकलती है, क्या ये बात ठीक है? काली नदी लंपियाधुरा से निकलती है, ठीक है ये बात? चलो नहीं पता चल रहा है, नहीं पता चल रहा है कहां से निकलती, पढ़ा ही नहीं ज्योग्राफी? अच्छा जी नहीं पढ़ा है, इतना डिटेल है। पहला बताओ ठीक है या गलत है? चलो कोई बात नहीं, दूसरी बात, गौरी गंगा मिलम से निकलती है, हाँ ये ठीक है। मंदाकिनी चौराबाड़ी से निकलती है, ठीक है। गौला नदी पहाड़ पानी से निकलती है, नहीं निकलती, कहां से निकलती, निकलती है ना, तो निकलती है तो भाई ठीक हो गया। तो काली नदी अपने आप ही गलत होगी ना, तो काली नदी कहां से निकलती फिर है, कहां से निकलती? और इतना देखो कभी कभी इतने बहुत छोटा प्रश्न है नहीं है, लेकिन वही कंफ्यूज करे जा रहा है। कहां से निकलती है? लिपू लेक से निकलती है, काला पानी नामक स्थान से निकलती है, ठीक है। तो ए यहाँ पे क्या आपका राइट आंसर है? क्या कह रहे हो? हाँ ठीक है, चलो जी इतनी बात क्लियर है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है 42वां प्रश्न, कि निम्नलिखित में से सही युग्म का चयन कीजिए। बिरथी जलप्रपात क्या पिथौरागढ़ में है? बिल्कुल है, यह है हमारे राज्य का है सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। भुरमुनी जलप्रपात क्या पिथौरागढ़ में है? बिल्कुल है। भेलछड़ा जलप्रपात पिथौरागढ़ में है। सभी आपके सही हो जाएंगे, ठीक है, सभी आपकी क्या है, सही है।
लेकिन इसके अलावा पिथौरागढ़ में और भी जलप्रपात हैं। जैसे बताओ कौन कौन सी जलप्रपात है। एक है जैसे छाता जलप्रपात, कौन सा है, छाता जलप्रपात। इसके अलावा एक है आपका गुरना, गुरना जलप्रपात। एक है गराऊं जलप्रपात, ठीक है। एक है आपका गरुड़, गरुड़ जलप्रपात हो जाएगा। छाता, गुरना, गराऊं, ठीक है। इसके अलावा राथी, राथी ये जलप्रपात भी आपको कहाँ मिल जाएगा, ये भी आपको पिथौरागढ़ में मिल जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात है जो पिथौरागढ़ जनपद में स्थित हैं। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है हमारे पास, झिलमिल गुफा किस जनपद में स्थित है। तो झिलमिल गुफा आपको पौड़ी में मिल जाएगी। कहाँ मिल जाएगी, पौड़ी में मिल जाएगी। बाकी अल्मोड़ा में अभी 2-4 सेट से पहले ही बताया था आपको। अल्मोड़ा में कौन कौन सी गुफा है, महावतार की गुफा, ठीक है, पांडुखोली गुफा, त्र्यंबक गुफा, याद है कुछ, थुकली उडियार, नहीं आया, आ गया, ठीक है। चलो जी, कुमाऊं क्षेत्र की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो ऑब्वियसली बात है भीमताल है, ठीक है। बाकी चलो जी, बाकी अगर 7 ताल की बात करें, ये भी कुमाऊं, ये भी आपके नैनीताल में, नौकुचिया ताल नैनीताल में। लेकिन देवरिया ताल कहाँ है, देवरिया ताल है रुद्रप्रयाग में। देवरिया ताल कहाँ है, रुद्रप्रयाग में। अगला प्रश्न आ जाओ, कालिका दंतु व सुरनी घाट जल विद्युत परियोजना किस जिले में है, किस जिले में है। ऑब्वियसली बात है कहां पर है, पिथौरागढ़ में हो जाएगा। देखो अब ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन और बढ़िया एकदम बेहतरीन प्रश्न है। तो चलो जरा स्टेटमेंट पढ़िए और फिर आंसर करिए। बताओ, भूकंप, बाढ़, भूस्खलन तथा बादल फटना जैसी प्राकृतिक आपदा एक सामान्य घटना है। क्या हमारे उत्तराखंड में सामान्य घटना है? सामान्य घटना है कि नहीं है? अरे है भाई, ठीक है, ठीक है बिल्कुल है। आपने देखा बरसात में कभी बादल फट रहा है, तो कभी भूस्खलन हो रहा है, कभी बाढ़ आ रही है, कभी कुछ हो रहा है। भूकंप भी हिमालयी क्षेत्र है तो इसलिए यहाँ भी भूकंप आता रहता है। विशिष्ट भौगोलिक संरचना उत्तराखंड राज्य में प्राकृतिक आपदाओं का मुख्य कारण है। क्या बात सही है? बिल्कुल सही बात है। पहाड़ी राज्य है, बाढ़ भी आएगा, भूस्खलन भी होगा, है ना। और हिमालयी राज्य है तो ऑब्वियसली बात है, तो इसलिए भूकंप आने की यहाँ क्या होती है, सबसे ज्यादा संभावनाएं होती है। तो यानी कि ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी बिल्कुल एकदम सही है। तो बी वाला आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मुझे ये बताओ कि भूकंप में जागरूकता फैलाने के लिए, है ना, एक फिल्म आई थी या कौन सा अभियान चलाया गया, डांडी काठियों की गोद में, याद है कुछ, डांडी काठियों की गोद में। हाँ, भूकंप पे आधारित फिल्म डांडी काठियों की गोद में, एक फिल्म ये। उसके अलावा उत्तरकाशी भूकंप त्रासदी पे आधारित एक फिल्म थी ना, कौन सी थी, चक्रचाल। तो ध्यान रखना, उत्तरकाशी में जो भूकंप आया था उस पे बनी जो फिल्म है चक्रचाल, जो कि 1997 में रिलीज हुई थी। अगर आपसे पूछो मैं कि हाल में ही भूकंप से पहले ही आपको क्या मिले, जानकारी मिले, वार्निंग मिल जाए, है ना, तो एक ऐप बनाएगी, उस ऐप का नाम क्या है, भूदेव ऐप है, ठीक है। वहीं अगर आपसे ये पूछा जाए कि भूकंप रोधी भवन निर्माण बनाने की जो शैली है हमारे उत्तराखंड में, उसको क्या बोलते हैं, हाँ है क्या, कौन सी है, हाँ अभी बोला, वही तो है ना, कौन सी, कोटी बनाल। अरे ये शैली तो है कोटी बनाल, ठीक है। तो ध्यान रखना, हमारे राज्य में ये स्पेशल क्या है, आपकी शैली है कोटी बनाल, जो भूकंप रोधी क्या है, शैली हो जाएगी, ठीक है। ये सारे पॉइंट याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगले प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न है, चलो जी, चलो रेस्ट ले रहा, थोड़ा थोड़ा आप लोग भी रेस्ट ले लो। निम्नलिखित जनपदों को सर्वाधिक वन प्रतिशत के आधार पर अवरोही क्रम में क्या करना, आपको सही लिखना है ना। चलो जी, देखो अगर प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो हमारे राज्य में सर्वाधिक वन का है चंपावत में, है ना। और चंपावत में लगभग 69% है। पॉइंट में नहीं लिख रहा हूँ, नहीं आपने कभी याद करने है ना, 69 भी याद रहे, बहुत बहुत है इतना। चंपावत 69%। उसके बाद अगर पौड़ी की बात करें
ठीक है, पौड़ी से पहले इधर आ जाता है, जो सेकंड नंबर पे आपका ये हो जाएगा आपका कौन सा, नैनीताल हो जाएगा। ठीक है, 69% चंपावत में, नैनीताल में 67%, पौड़ी में बात करें तो कितना 63%, और वहीं टिहरी गढ़वाल में 61% हो जाएगा। अब सही क्रम क्या हो जाएगा, 1 3 2 और 4 है कहीं, 1 3 2 4, तो सी वाला आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। अगर ये सबसे कम प्रतिशत के मामले में, सबसे ज्यादा के मामले में, तो सबसे कम से सबसे कम किसका है, सबसे कम उधम सिंह नगर 19%, उसके बाद बढ़ते हुए क्रम में लिखो अब हरिद्वार, हरिद्वार का कितना है 23%। ठीक है, उसके बाद हरिद्वार के बाद तीसरे नंबर पे कौन सा आता है, हरिद्वार के बाद तीसरे नंबर पे पिथौरागढ़। ठीक है, हरिद्वार के बाद तीसरे नंबर पे आपका पिथौरागढ़ आ जाएगा, और पिथौरागढ़ कितना है लगभग 29%, और उसके बाद चौथे नंबर पे कौन सा आ जाएगा, चमोली आ जाएगा चौथे नंबर पे। ठीक है, तो 4 ये बढ़ते क्रम में और 4 ये आपके घटते क्रम में। ठीक है, तो ये बात आप क्या रखोगे, ध्यान में रखोगे। पिथौरागढ़ 30% करना, 30, 29 नहीं 30%। अब नॉर्मल क्षेत्र में बात करें तो नॉर्मल क्षेत्र में बताओ सबसे अधिक वन नॉर्मल क्षेत्र में है ना, क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो सबसे ज्यादा पौड़ी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल के बाद उत्तरकाशी, उत्तरकाशी के बाद है नैनीताल, और नैनीताल के बाद चमोली हो जाएगा। ठीक है, पौड़ी गढ़वाल, उत्तरकाशी, नैनीताल, और आपका क्या हो जाएगा, चमोली हो जाएगा। और वहीं अगर बात करें कम में तो सबसे कम उधम सिंह नगर, उसके बाद हरिद्वार। ठीक है, दोनों की पोजीशन इसमें भी और इसमें भी सेम ही है। हरिद्वार के बाद रुद्रप्रयाग, और रुद्रप्रयाग के बाद क्या हो जाएगा आपका चंपावत हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। ठीक, चलो बाकी हमारे राज्य में कुल वन क्षेत्रफल कितना है अभी हाल की रिपोर्ट के हिसाब से, ना क्षेत्रफल पूछ रहा मैं, अभी प्रतिशत नहीं पूछ रहा हूं, क्षेत्रफल। हाँ, क्षेत्रफल बताओ, 24,303 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, और वहीं जब हम इसको प्रतिशत के हिसाब से निकाल दें तो प्रतिशत के हिसाब से बैठ जाता है कितना, 44.45% हो जाएगा। ठीक है, 44.45%। पिछली बार की तुलना में हमारे राज्य में वन बढ़े हैं घटे हैं, पिछली बार की तुलना में वन बढ़े हैं या घटे हैं, वन घटा है, और कितना घटा है 1.3 स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। ठीक, चलो जी, जो कि अपने आप में गलत बात है ना, बढ़ना चाहिए था। कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान के समीप से कौन सी नदी बहती है, तो ये आपकी पश्चिमी रामगंगा हो जाएगी। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 के अनुसार उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, अभी बताया था कुछ दिन पहले, कौन सा स्थान हो जाएगा, 16वां स्थान हो जाएगा। वहीं खाद्य सूचकांक में, खाद्य सूचकांक में कौन सा स्थान है, तो इसमें 18वां स्थान। ठीक है, खाद्य सूचकांक में कौन सा स्थान है, 18वां स्थान है। कुछ दिन पहले मैंने ये भी बोला था कि अभी उत्तराखंड ने गुड गवर्नेंस रिपोर्ट जारी की थी, किस जनपद ने टॉप किया, देहरादून है, नैनीताल, हाँ नैनीताल ने टॉप किया है। ठीक है, सेकंड पे कौन सा, देहरादून, फिर थर्ड पे उत्तरकाशी, है ना, ये भी ध्यान रखोगे। उत्तरकाशी जनपद में स्थित हवाई पट्टी, हाँ माँ गंगा हवाई पट्टी चिन्यालीसौड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, बाकी तो मैं आपको बता ही रखा मैंने आपको। अब देखो अगले पत्रिका से संबंधित आपका प्रश्न है। सबसे पहले क्षत्रिय वीर, क्षत्रिय वीर की बात करें तो क्षत्रिय वीर कब निकलता है, 38 39 में, 1922। ठीक है, क्षत्रिय वीर निकलता है 1922 ईस्वी में, और कहां से निकलता है, पौड़ी गढ़वाल से निकलता है। ठीक है, क्षत्रिय वीर कहां से निकलता है, पौड़ी गढ़वाल से निकलता है। और इसके बताओ संपादक कौन थे, प्रताप सिंह नेगी जी हो जाएंगे। गढ़देश बताओ, गढ़देश कब निकलता है और कहां से निकलता है, गढ़देश, गढ़देश कब निकाला, 1828-29 में, 1828-29 में गढ़देश नामक पत्रिका निकलती है, और ये निकलती कहां से, कोटद्वार से। ठीक है, कहां से निकलती है, कोटद्वार से। और गढ़देश के संपादक कौन थे, तो इसके संपादक थे भाई कौन, कृपाराम मिश्र हो जाएगी। गढ़वाल हितैषी की बात करें तो गढ़वाल हितैषी मैं बता चुका हूं वैसे आपको, कब, 1936
1936 में पौड़ी गढ़वाल से। और किसने निकाला भाई? पीताम्बर दत्त पसबोला हो जाएगा। और वहीं उत्तर भारत की बात करें तो उत्तर भारत नामक जो पत्रिका निकलती है ये आपके 1934-35 में, 1934-35 में, ठीक है। ये भी कहां से निकलती है? तो ये भी आपके पौड़ी गढ़वाल से निकलती है। और इसके संपादक कौन थे? महिषानंद थपलियाल जी हो जाएंगे, ठीक है, महिषानंद थपलियाल जी हो जाएंगे। बाकी आप बताओ समता कब निकलता है? 1934 में। संदेश, संदेश भी 1934 में ही निकलता है। युगवाणी 1947, ठीक है। कर्मभूमि 1939 हो जाएगा। शक्ति 18 हो जाएगा, है ना। अल्मोड़ा अखबार 71 में हो जाएगा, ठीक। चलो अगले प्रश्न पे आ जाओ। तो देखो मिलान कर देना, 3 4 2 1, ए वाला सही हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न देखो, किस बंदोबस्त में प्रथम बार वैज्ञानिक पद्धति का अपनाया गया? कौन सा बंदोबस्त था? है विकेट बंदोबस्त था, ठीक है। ए इज द राइट आंसर। और ये विकेट बंदोबस्त कब होता है? ये होता है 1963 से और 1973 के बीच में जो है विकेट बंदोबस्त। अच्छा 18, सॉरी, ठीक है, 1863 से 1873 हो जाएगा। इस बंदोबस्त में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति अपनाई गई। और इसके अलावा ध्यान रखना, वहीं 20 साला बंदोबस्त की बात करें तो 20 साला बंदोबस्त कब होता है? नहीं, 1839-40 को जो है 20 साला बंदोबस्त कहा जाता है। इसके बाद ये डिसाइड किया गया कि भाई अब अगला जो बंदोबस्त होगा वो 20 साल के बाद होगा। इसीलिए तो 63 में हुआ था ना, 63-64 में ये डिसाइड किया गया कि अब हर बार नहीं होगा, हर 5 साल में नहीं होगा बंदोबस्त, अब 20 साल के बाद होगा, ठीक। वहीं अगर 80 साला बंदोबस्त की बात करें तो ये कब हुआ था? ये हुआ था 1823 ईस्वी में। और इसी को क्या कहते हैं? पंचसाला भी कहते हैं। इसी को पंचसाला बंदोबस्त भी कहा जाता है। 80 साला इसलिए कहते हैं कि हिंदू कैलेंडर के साथ 1880 चल रहा था उस टाइम पे, ठीक है। तो ये पंचसाला बंदोबस्त हो जाएगा। और 1817 का बंदोबस्त क्या कहलाता है? 3 साला बंदोबस्त कहलाता है। 3 साला बंदोबस्त कहलाता है, ये ध्यान रखना। टिहरी में प्रथम भूमि बंदोबस्त कब हुआ? हाँ 1823 ईस्वी में हुआ। ये बात बिल्कुल क्या है आपकी सही है। और उस टाइम पे राजा कौन होगा? नरेंद्र शाह होगा। नरेंद्र शाह के ही समय सबसे पहले, नरेंद्र शाह 1823 में, नरेंद्र शाह नहीं थे, मैं भी नरेंद्र शाह ही होगा, है ना। सुदर्शन शाह, है ना, सुदर्शन शाह ध्यान रखो, ये सुदर्शन शाह याद रखोगे, ठीक है। नरेंद्र शाह तो 1900 में होगा ना, ठीक। 1823 ईस्वी में जो है पहली बार क्या होता है? जनगणना होती है टिहरी में। क्या कह रहे हो? अच्छा भूमि बंदोबस्त, हाँ ठीक है, चलो जी भूमि बंदोबस्त हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आ जाओ। नेक्स्ट है 54वां प्रश्न, गोरखाकालीन कर नीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या सही है? बताओ। कुसई कर क्या ब्राह्मणों पे लगता था? है लगता था? हाँ बिल्कुल लगता था, सही है। टीका भेंट शुभ अवसरों वो शादी विवाह के समय, सही है, बिल्कुल ठीक है। जानिया सुनिया कर राजकीय कर्मचारियों से लगान की जानकारी लेने पर, बिल्कुल सही बात है। तो सही आपके क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। बाकी और भी कर थे, जैसे तिमारी कर किस लिए था? तिमारी कर, जैसे तिमारी था, है तिमारी कर था सैनिकों को देकर। उसके अलावा पुंगाड़ी कर था जो खेत पे लगता था, है ना। बाकी वो बताओ, हाँ रहता बहता, कितने सारे कर थे। अल्मोड़ा जनपद में स्थित प्रागैतिहासिक काल हटवाल घोड़ा क्या है? नैनीताल में नहीं, अल्मोड़ा में है। काला माटी, मल्ला पैनाली और मुनिया की ढाई सारे प्रागैतिहासिक स्थल है। और सभी के सभी आपके कहां पर है? अल्मोड़ा में है, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। हाँ ये सब याद रखोगे आप लोग अच्छे से। अगला प्रश्न नेक्स्ट है आपका, गढ़वाल का महाराणा प्रताप क्या कफू चौहान को कहते हैं? बिल्कुल एकदम ठीक है। गढ़वाल की झांसी की रानी, अरे बिल्कुल ठीक है, तिलू रौतेली। और कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी, बिल्कुल सही। तो सभी आपकी क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। माउंटेन मैन किसे कहा जाता है? अनिल जोशी को कहा जाता है। माउंटेन गोट, हिमालयन गोट, माउंटेन हिमालयन गोट है। बॉक्सिंग के पितामह,
कौन थापा? हरि सिंह थापा। देहरादून का सुल्तान है महावीर त्यागी हो जाएंगे। ठीक है, चलो। बाजपुर का पुराना नाम क्या था? हाँ, बाजपुर का पुराना नाम क्या हो जाएगा? मुंडिया। काशीपुर का पुराना नाम क्या था? पुराना नाम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बताओ। बताओ भाई। ये है गोविशाण, है ना? ठीक है, और कोट, कोट भी इसका पुराना नाम था। ठीक है, गोविशाण या कोट। बाकी उधम सिंह नगर में जैसे और भी शहर है, जैसे आपका कौन से खटीमा है, तो खटीमा को क्या बोलते थे पहले? बताओ, खटीमा को क्या कहा जाता था? है खटीमा को, खटीमा का प्राचीन नाम क्या था? तो खटीमा का प्राचीन नाम था क्या? मकरपुर। ठीक है, कौन सा था? मकरपुर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए जसपुर, जसपुर का पुराना नाम क्या था? जसपुर का पुराना नाम, तो जसपुर का पुराना नाम था शाह जाफर। शाह जाफर हो जाएगा, शाह जाफर हो जाएगा। ठीक है, तो ये उधम सिंह नगर में हो जाएगा। अच्छा, देहरादून का पुराना नाम, देहरादून का पुराना नाम पृथ्वीपुर हो जाएगा। उत्तरकाशी का पुराना नाम बड़ा हाट, सोमे काशी, है ना? ठीक है, उत्तर का काशी, कुछ भी बोल सकते हैं। चमोली का पुराना नाम लाल सांगा। गोपेश्वर का पुराना नाम गोथला हो जाएगा। ठीक है, रुद्रप्रयाग का पुराना नाम पुनाड़ और रुद्रावत हो जाएगा। ठीक है, कौसानी का पुराना नाम बलना हो जाएगा। नानकवत्ता का पुराना नाम बक्सी हो जाएगा। हाँ, खटीमा में एक ये भी आ जाएगा नानकवत्ता, है ना? खटीमा में नहीं, उधम सिंह नगर में ये हो जाएगा आपका बक्सी हो जाएगा। ठीक है, बक्सी। मुंशियारी का पुराना नाम तिकसेन हो जाएगा। ठीक है, ये पुराने नाम याद रखना, कोई भी आ सकता है आपसे। निम्न स्थलों में से कौन टिहरी जनपद में? गाजड़ा पट्टी मलेथा बिल्कुल है। ठीक है, सोना भिलंग, सोनी भिलंग बिल्कुल है। इतिहास में अगर आपने पढ़ा हो, जब इतिहास पढ़ा था, सोनी भिलंग कुछ मिला था वहां, है ना? सोनी भिलंग, उसने अपनी राजधानी चेंज करी थी, एक परमार शासक। ठीक है, नागटिब्बा बिल्कुल है। हिमायन पट्टी बिल्कुल है। तो सभी आपके सही हो जाएंगे भाई, 1 2 3 4। अगला प्रश्न, अल्मोड़ा जनपद को कहा जाता है ताम्रनगरी, राजाओं की घाटी। ताम्रनगरी कहते हैं भाई, बिल्कुल। राजाओं की घाटी बिल्कुल भाई, लंबे समय तक राजधानी रहे। बाल मिठाई का घर बिल्कुल ठीक है। उद्योग नगरी नहीं, उद्योग नगरी नहीं कहते। ठीक है, उद्योग नगरी थोड़ी कहते। सी, इतने भी भयंकर उद्योग थोड़ने वहां, है ना? कि जैसे हरिद्वार में, उधम सिंह नगर में, है ना? ठीक है, तो 1 2 3 सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। सी क्या हो जाएगा आपका? राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा अगला बात करें, कपकोट एवं गरुड़ तहसील कहाँ है? कहां पर है? तो ये आपके बागेश्वर में हो जाएगा। डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो जी, तो ये आपका सेट नंबर 89 का क्या था? सॉल्यूशन था। उसके बाद मिलेंगे आपके साथ सेट नंबर 90 में। ठीक है, चले जी।